उन्हें जो जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आसियां बसाने की। When mind is weak, the situation become a problem. When mind is balanced, the situation become a challenge. When the mind is strong, the situation become an opportunity. Friends, हर एक के जीवन में परिस्थितियां आती है। कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। परिस्थितियां ऐसी होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो हमारे वश में नहीं होती है, जो हमारे विश्वास के विपरीत होती है। और ये परिस्थितियां समस्या बन जाती है। इन्हीं परिस्थितियों को हम अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। दिस इज ए माइंड गेम, कि कैसे हम अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो परिस्थिति हमारे लिए समस्या बनने वाली है, वो परिस्थिति हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। आइदर यू बी एंग्री फॉर दैट यू डोंट हैव, और थैंकफुल फॉर द that you have. You do the best, God will do the rest. तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम समस्या को एक अवसर के रूप में परिवर्तन कर देवे। समस्या क्या है? वैसे तो देखें तो हर एक के सामने समस्या ही समस्या है। समस्या को परिभाषित करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी समस्या को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, वो परिस्थितियां जो हमारे वश में नहीं होती है। हम कोई बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन है, तो हम एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारा इंसल्ट कर देता है, ये भी एक परिस्थिति है। घर पे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, और पति महाशय भोजन में नुक्स निकाल देते हैं। ये पत्नी के लिए एक समस्या बन जाती है। इसी प्रकार से जो हमने सोचा हुआ होता है, उसके विपरीत कुछ बातें आ जाती है। अब वो भी हमारे लिए समस्या बन जाती है। सोचा था कि अप्रैल मास में ये कार्य पूरा कर लेंगे, वो पूरा कर लेंगे, लेकिन समय ऐसा आया कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक समस्या हो गई है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती है जहां हम अपमानित महसूस करते हैं, और वो परिस्थिति वो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते हैं हमारे पास। हम चाहते हैं, अप्रैल मास आया, हमारे सीए फ्रेंड्स चाहते हैं कि अभी समय है तो हम ऑडिट पूरा कर लेवे हमारे क्लाइंट का, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट के डेटा ही नहीं है कि ऑडिट पूरा कर सके। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की परिस्थितियां जीवन में आती रहती है, और उन परिस्थितियों के अगर हम हमारे फेवरेबल नहीं होने के कारण, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होने के कारण परेशान हो जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। लेकिन हर परिस्थिति समस्या नहीं बनती है, या हम चाहे तो वो समस्या नहीं बन सकती है। इसके लिए एक सीक्वेंस है, एक फॉर्मूला है, एक साइकिल है।
स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्ड। जैसी स्टिमुलेशन माना ऐसी कोई घटना जो हमारे सामने घटती है और हम उसका रिस्पॉन्ड देते हैं। घटना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन रिस्पॉन्ड देना हमारे हाथ में होता है। हमारे जो सीए फ्रेंड्स हैं उनके सामने तो और भी डबल तरह की समस्याएं आ जाती है। एक समस्या तो अपनी खुद की होती है, परिवार की होती है, और दूसरी समस्या क्लाइंट्स की होती है कि क्लाइंट्स की तरफ से हमें डेटा नहीं मिलता है, लास्ट मोमेंट्स पर आता है, प्रेशर हो जाता है और समस्या में समस्या हो जाती है। हमारे एक फ्रेंड है राजेश भाई, प्रैक्टिस में है, तो अभी जब लास्ट ईयर फाइनलाइजेशन का टाइम था, रिटर्न फाइल करने थे, बैलेंस शीट साइन करनी थी, तो बहुत रात दिन कार्य चल रहा था। दिन में 15-17 घंटे 18 घंटे ऑफिस में रह के कार्य करते थे। थोड़ी देर के लिए जाते, सो के वापस तैयार होके आ जाते। इस प्रकार से ऑफिस चल रहा था। छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। वाइफ बच्चे को स्कूल छोड़ के आती, वापस लेके आ जाती थी। एक दिन वाइफ का फ़ोन आया कि आज मैं बहुत ज़रूरी काम से थोड़ा बाहर जा रही हूँ, आप बच्चे को स्कूल से छुट्टी होने पर घर छोड़ जाना। राजेश ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, तू देखती नहीं है कितना कार्य यहाँ चल रहा है, कितना टेंशन है, अभी ये बच्चे वाला मेरे से नहीं होगा। तो वाइफ ने कहा रोज़ तो मैं कर रही हूँ ना, आज एक दिन आपको करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। उसने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगा। और वो वापस अपने कार्य में लग गया ऑफिस में। अचानक 12 बजे उसको याद आया, अरे बच्चे की तो छुट्टी होने वाली है और मैं भूल गया उसको घर छोड़ना है। तुरंत अपनी कार लेके भाग के गया, स्कूल से बच्चे को उठाया और घर लेके गया। सारी रास्ते में बच्चा रो रहा था। घर जाके उसने वाइफ को कहा कि देख बच्चा बहुत रो रहा है, तू ऐसा कर डॉक्टर के पास ले जाना, शायद इसके पेट में दर्द होगा। तो वाइफ ने कहा कि इसके पेट में दर्द होने से ये नहीं रो रहा है, आप किसी दूसरे के बच्चे को उठा के ले आए हैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है। इसीलिए ये हमारे रेस्पॉन्ड पर डिपेंड करता है कि हम क्या रेस्पॉन्ड देते हैं। जो स्टिमुलेशन हमारे सामने है, जो स्टिमुलस हमारे सामने खड़ा हुआ है, अगर हम किसी स्टिमुलस का रेस्पॉन्ड नेगेटिव रूप में देते हैं तो जो नेक्स्ट स्टिमुलस खड़ा होगा वो भी फिर और एक समस्या का रूप होगा। स्टिमुलस माना एक ऐसी घटना, कोई ऐसा उत्तेजन, प्रोत्साहन जिसका हम रेस्पॉन्ड देते हैं। और ये भी आप मान के चलिए कि हर स्टिमुलस का हम रेस्पॉन्ड देते ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी स्टिमुलस का रेस्पॉन्ड नहीं देता हो। हाँ, कभी तुरंत देते हैं, कभी थोड़ी देर बाद देते हैं, लेकिन रेस्पॉन्ड देते हैं। तो ये एक साइकिल है जो एक बार अगर नेगेटिव रास्ते पर चला तो फिर वही स्टिमुलस भी नेगेटिव, फिर उसका रेस्पॉन्स भी नेगेटिव, फिर स्टिमुलस नेगेटिव, फिर रेस्पॉन्स नेगेटिव। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि ऑफिस में बॉस ने डांटा, गुस्सा आया, घर पे आके बीवी को डांटा, बीवी को गुस्सा आया, बच्चे को डांटा। अब बच्चा गुस्सा किस पे निकाले, खिलौना तोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से एक साइकिल है जो नेगेटिव साइकिल चलती रहती है। और फ्रेंड्स, ये पूरा जो गेम है, परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना या परिस्थिति को प्रॉब्लम बनने देना, ये पूरे ही गेम का ये जो है गेम चेंजिंग सिचुएशन, ये ही सीक्वेंस है कि जैसे ही हमारे सामने स्टिमुलस आता है हम उसका क्या रेस्पॉन्स देते हैं, यही हमारे लिए गेम चेंजिंग सिचुएशन है।
जो रेस्पॉन्स हम इमीडिएट देते हैं, सामने कोई घटना घटी और हमने इमीडिएट रेस्पॉन्स दे दिया, वो जो रेस्पॉन्स आता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। एक सोचा समझा रेस्पॉन्स नहीं होता है जो हम बिल्कुल इमीडिएट देते हैं, वो एक्चुअली रेस्पॉन्स नहीं होता है, वो रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन के कारण वह प्रायः नेगेटिव होता है। इसलिए हमको बहुत संभालना है इसी पॉइंट को कि जब हमारे सामने कुछ घटित हो रहा है, कुछ स्टिमुलस आया है, तो हम उसका रेस्पॉन्ड तुरंत न देके थोड़ा पॉज करें, थोड़ा उसको हम जज करें, मन को समझाएं कि लेट अस थिंक, लेट अस अंडरस्टैंड। हम थोड़ा पॉजिटिव हो जाए उसी समय। लेकिन ये भी सही है कि पॉजिटिव बनना इतना आसान नहीं है। आज आप ये सेशन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज से ही सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। एक्चुअली पॉजिटिव आदत, पॉजिटिव संस्कार, पॉजिटिव हैबिट्स, इसके लिए एक लंबा प्रयास करना पड़ता है, एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, तब जाके वो पॉजिटिव हो पाता है। लेकिन प्रयास शुरू तो करना ही पड़ेगा। शुरू करेंगे तो फिर वो आगे आदत बनती जाएगी। पर अभी तो क्या है, बरसों की आदत यही है जो तुरंत रिएक्शन दे देते हैं और चीजें नेगेटिव हो जाती है। अभी आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, आप जब कार लेके बाहर निकलते हैं, शहर छोड़ के बाहर जाते हैं, तो आपको चारों तरफ कांटों का जंगल दिखाई देता है। अब जो कांटों का जंगल है वो कोई उगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक उग जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर में 10 बाई 10 का बगीचा बनाना हो, 10 फीट बाई 10 फीट का, या 20-30 गमले ही है जहां पे आपको पौधे उगाने हो, तो क्या होगा? वो अपने आप हो जाएंगे या उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा? और प्रयास भी एक बार केवल आप प्लांट्स लाके लगा दिए और वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो प्रयास भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये हमारे संस्कार, हमारी आदत, हमारी समझ, हमारा अनुभव, ये सब एक लंबी लर्निंग प्रोसेस से आता है। तो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें क्रिएट करना पड़ता है। और जब ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम क्रिएट करना सीख जाते हैं, तब हम परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में, अवसर में कन्वर्ट कर पाते हैं। अवसर क्या है? अवसर यानी परिस्थिति को अपने वश में करके अपने अनुकूल उसे चलाना, ये एक अवसर है। मैंने देखा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं अहमदाबाद में ही था, और उनके कार्यकलापों को न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा सुनने को, देखने को मिलते थे। उनको पार्टी के अंदर से भी विरोध था, तो पार्टी के बाहर से भी विरोध था। बहुत से चैलेंजेस उनके सामने आए थे। लेकिन उनका एक वाक्य मुझे बहुत याद आता है, जो वो कई बार कह चुके हैं कि जो भी मेरे पर पत्थर फेंकता है, उन पत्थरों को लेकर मैं ब्रिज बना देता हूं। ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स वह अवसर पैदा करता है। महात्मा गांधी की जीवन कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। कैसे दक्षिणी अफ्रीका में रेल यात्रा करते समय उनको रेल से बाहर फेंक दिया था। अब डिब्बे से बाहर फेंकना ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी, उनके लिए एक बड़ा अपमान था। और
उसको वो नेगेटिवली भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इस पर और दृढ़ निश्चय किया। और वो दृढ़ निश्चय एक ऐसा अंदर की ज्वाला बन गया, जो अंग्रेजों ने तो उनको रेल के डिब्बे से बाहर फेंका, उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंक दिया। ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है, ये समस्या को अवसर में कन्वर्ट करने का एक हुनर होता है, आर्ट होता है। मुझे एक और घटना याद आती है। मदन मोहन मालवीय जी, आपने नाम सुना होगा, महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक। 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज भी वहाँ 30,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है वो। तो जब उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे थे तो धन की जरूरत थी, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस बनाना था। तो वो भारत के विभिन्न राजा महाराजाओं से मिल रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल रहे थे और उनसे चंदा लेके उस यूनिवर्सिटी को बनाने का कार्य कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो हैदराबाद पहुंचे, वहाँ के निज़ाम के दरबार में गए। दरबार सजा हुआ था, चूंकि वो बहुत ख्याति प्राप्त थे, निज़ाम ने उनको वेलकम किया और पूछा, आने का कारण पूछा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने बताया कि ऐसे इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हम स्थापना कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमको धन की ज़रूरत है। तो वो हिंदू विश्वविद्यालय सुनते ही निज़ाम जरा इरिटेट हो गए, उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने भरी सभा में ही अपना जूता निकाल के मदन मोहन मालवीय जी पर फेंक दिया। एक बहुत बड़ी घटना घट गई। भारत के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय जी, पर बड़े धीर गंभीर थे। उनको परिस्थिति को समस्या बनने के बजाय अवसर में बदलना आता था, और वही उन्होंने किया। उन्होंने वो जूता बहुत प्रेम से उठा लिया और निज़ाम से कहा, इस सौगात के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और वो जूता लेके वहाँ से निकल गए। थोड़े दिनों बाद उन्होंने दिल्ली में उस जूते का ऑक्शन डिक्लेयर किया और सब जगह समाचार दिया कि हैदराबाद के निज़ाम का जूते का ऑक्शन होने वाला है, और वो सूचना उन्होंने निज़ाम तक भी पहुंचाई। जब निज़ाम को पता चला कि मेरा जूता ऑक्शन होने वाला है, तो उन्होंने, उनके जो मुख्य वहाँ के मंत्री थे, उसको उन्होंने भेजा कि आप ऑक्शन में जाइए और किसी भी हालत में वो जूता वापस आप लेके आइए। ऑक्शन हुआ और वो जूता निज़ाम के ही मंत्री जी ने बहुत बड़ी मूल्य देकर वापस ऑक्शन से खरीद लिया। मालवीय जी को जितना धन चाहिए था, उससे कई गुना धन उस जूते के ऑक्शन से मिल गया। अब वो समस्या थी उनके सामने, एक परिस्थिति थी कि जिसमें वो चाहे तो हलचल में आ सकते थे, लेकिन एक आदत जो उन्होंने डेवलप की थी पॉजिटिव रेस्पॉन्स की, उसके कारण उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और वो सफल हो गए। ऐसे ही हमारे जीवन में भाइयों बहनों बहुत सी परिस्थितियां आती है जब वो हमारे लिए समस्या बन जाती है, चैलेंजेस बन जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, परिवार टूट जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, रिलेशंस टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां आजकल आम होती जा रही है, और जो धर्म में विश्वास करने वाले हैं वो जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, तो इसके कारण से ये परिस्थितियां तो आनी ही है।
कभी कभी विश्वव्यापी समस्या आ जाती है, तो कभी हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती है। हमें जीवन में खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए इन समस्याओं को अवसर में बदलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक समझ मन में डेवलप करने की ज़रूरत है। इस खेल को खेलने के लिए और इससे जीतने के लिए हमें कुछ बातें समझना जरूरी है। उसमें सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो है स्वस्थिति और परिस्थिति। परिस्थिति के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया कि अनेक प्रकार की परिस्थितियां जो दूसरों के द्वारा उत्पन्न होती है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो आती है। लेकिन स्वस्थिति क्या है? स्वस्थिति वो है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी कोई इंसल्ट करता है तो उससे जो दुख की फीलिंग होती है, वो शरीर को दुख की फीलिंग होती है या मन को दुख की फीलिंग होती है? आप सोचिए जरा, यहां से गहराई से ये बात शुरू होती है। देखिए, गेम चेंजिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, वो गेम चेंजिंग पॉइंट है। लेकिन वो रिस्पॉन्ड कैसे दिया जाता है वो अब मैं बता रहा हूं, जिसको हमारे लाइफ में हमको डेवलप करना है। तो फील किसको होता है? शरीर को होता है या मन को होता है? नेचुरली मन को होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हाट डू वी से टू ए डॉक्टर? आई हेड इज पेनिंग और माई हेड इज पेनिंग। हम कहते हैं माई हेड इज पेनिंग, मेरे सिर में दर्द है। जब ये हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अलग हूं, मेरा सिर अलग है। मैं कह रहा हूं कि मेरे सिर में दर्द है। जैसे कहते हैं मेरा पेन है, मेरा पेन है मतलब मैं अलग हूं और मेरा पेन अलग है। तो मैं और मेरा, तो जहां मेरा है वहां दो है। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर हम देख रहे हैं, ये शरीर एक 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है और मैं इस शरीर में विराजमान चैतन्य शक्ति, जिसको आत्मा, रूह, सोल आदि कहा जाता है, वो मैं हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को समझकर अपना सच्चा परिचय प्राप्त करके वो परिस्थिति को हम स्वस्थिति में कन्वर्ट करें। और वो कर सकते हैं। क्यों? जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, पवन। और इसीलिए हम सारे दिन में कई बार पानी पीते हैं, 2-3 बार भोजन करते हैं, क्योंकि शरीर उसका बना हुआ है, तो उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही आत्मा 7 गुणों की बनी हुई है: ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, खुशी। आत्मा इन 7 गुणों की जो बनी हुई है, तो आत्मा को ये सदैव चाहिए। तो इसके लिए हम अगर इसका अभ्यास करते हैं, अपने का आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये शरीर मेरा एक साधन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम डिटैच होना सीखते हैं। परिस्थिति भी आती है तब क्या होता है? अगर हम परिस्थिति के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने का नहीं सोच पाते हैं। और अगर हम परिस्थिति से डिटैच होकर देखते हैं तो हम प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने का सोच सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जब फैलना शुरू हुआ, भारत से पहले विदेशों में काफ़ी फैला था। मैं समाचार पढ़ता था, सुनता था और कुछ ज़्यादा ही सुनता था, और उसका मेरे पर थोड़ा इफेक्ट होने लगा था। जैसे एक सोच में ऐसा होने लगा कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, अभी क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा विचार चलने लगा था। फिर मैंने देखा कि क्या इतना ज़्यादा समाचार जानना, पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है?
नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, कोरोना से कैसे बचना है तब तक हमने सीख लिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, थोड़ी आपस में जब मिलते हैं तो 2 गज की दूरी पर रहना है, मास्क पहनना है, हाथ धुलाई करना है, आदि आदि जो भी बातें हैं वो हमने सीख ली और घर पर रहना है। तो उसके बाद अभी मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की क्या ज़रूरत है? जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लिया, अभी हमको अपना आगे का कार्य करना चाहिए। अगर हम उसी में इंडल्ज रहेंगे, उन समाचारों में ही हम फंसे रहेंगे, तो हम पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, हम क्रिएटिव नहीं सोच पाएंगे, हम उन चुनौतियों को अवसर में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए मैंने पिछले 12-15 दिन से टोटल समाचार देखना बंद कर दिया। मैं उससे बाहर निकला और बाहर निकलने का एक बहुत ही वंडरफुल परिणाम मिला जो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हाई बीपी होता है, डॉक्टर कहता है कि चिंता नहीं करो, ये प्रॉब्लम चिंता करने के कारण होती है, इसलिए आप चिंता नहीं करो। अब डॉक्टर कह तो देता है चिंता नहीं करो, लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका जवाब नहीं होता है कि चिंता कैसे नहीं करें। ये हमको यहाँ राजयोग में सीखने को मिलता है। आप देखेंगे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि गुस्से से क्या होता है? गुस्से से समस्याएं बढ़ती है, रिलेशन खराब होते हैं। लेकिन क्या होता है? गुस्सा छूटता है? क्या ऐसा हुआ है कि हमने कभी गुस्सा नहीं किया हो? और भी गुस्सा तो ऐसी कुछ परिस्थिति आती है तो आ ही जाता है। जब हम ये जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? जैसे सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि सिगरेट पीने से नुकसान है। सिगरेट के बॉक्स पर पहले लिखा होता था, अभी तो लिखने के साथ फोटो भी छपे हुए होते हैं कि उससे क्या क्या नुकसान है। फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। अच्छा, वो छोड़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं छोड़ना चाहते, वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं छूटती है। क्या कारण है? क्योंकि मैं जो आत्मा हूं वो उसकी शक्तियां कमजोर हो गई है। मैं आत्मा, जैसे मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर आगे चलकर वो बंद भी हो सकता है, ऐसे आत्मा में जो शक्ति है, वो रूहानी शक्ति, वो स्पिरिचुअल पावर्स, वो कम हो गई है नेगेटिविटी के कारण। और उसके कारण जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? करना तो चाहते हैं, पॉजिटिव बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पर वो शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति मिलेगी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको गॉड, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं। वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सभी आत्माओं का पिता है। जब हम उस सोर्स के साथ अपने को कनेक्ट करते हैं मन और बुद्धि के द्वारा, कोई फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं है, मन और बुद्धि से जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो उसका जो एनर्जी है वो हम आत्मा में आने लगता है और हम सोल, आत्मा शक्तिशाली बनती है, और फिर जो हम करना चाहते हैं वही हम कर सकते हैं। ये एक बार जब आदत बन जाती है, एटीट्यूड बन जाता है, तो फिर हम सदा ही हर चीज को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। एक हमारी हैबिट बन जाती है। हम तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे, हम हर चीज में थोड़ा पॉज करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, सोचेंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है, और उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे, पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ
कि कोरोना वायरस जैसी बड़ी प्रॉब्लम को भी हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर दिया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। चूंकि मैं यहाँ के अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल मैटर्स देखता हूँ, तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज और ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के करीब 6300 यूनिट्स का ऑडिट होता है। और दुनिया में जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, उनके अकाउंटेंट वो कॉमर्स ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इस प्रकार के अनुभवी होते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो अकाउंटेंट्स हैं वो हमारी समर्पित बहनें हैं, जिन्होंने ईश्वरीय सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है। न उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है, न उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है और न उन्होंने लॉ पढ़ा है। फिर भी उनके द्वारा हम कनेक्ट वन एक सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हुआ है, ERP सॉफ्टवेयर जो हमने इन हाउस डेवलप किया है, उसमें उनसे डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा पूरा ही अकाउंटिंग कराते हैं। और मुझे ये खुशी है आपको बताते हुए, क्योंकि आप बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारी बहनें कानून, इनकम टैक्स के जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं इंस्टीट्यूशंस पे, उनका बहुत अच्छी तरह पालन करती है। इंटरेस्ट ऑन TDS जो है वो हमारा बहुत कम होता है। टाइम पर TDS काटना और जमा कराना सब हमारी बहनें जानती हैं। तो अभी तक क्या होता था, इस वर्ष तक जो बहनें पूरे इंडिया से आबू में आती, यहाँ ऑडिट होता, उनको 5-5, 10-10 दिन रहना पड़ता, फिर ग्रुप्स चला जाता, फिर दूसरा ग्रुप्स आता, 3-4 मास तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहता और एक बहुत लंबी प्रोसेस थी हमारे लिए। और इस बार क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया मार्च में। अब लॉकडाउन हो गया तो हमारा तो ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ था, 17 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक एनुअल ऑडिट का प्रोग्राम बना हुआ था। लेकिन लॉकडाउन के कारण 2 दिन में ही हमने डिसीजन ले लिया कि ये ऑडिट अब पॉसिबल नहीं होगा। जो कन्वेंशनल ऑडिट हम हर साल करते आ रहे थे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमने मीटिंग किया और मीटिंग करके सोचा कि ये चूंकि अभी सब कुछ बंद है, तो क्यों नहीं हम हमारे ERP में ही ऑनलाइन ऑडिट का पूरा सिस्टम डेवलप कर लेवे। और पूरा उसका बार चार्ट बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, मीटिंग्स की और 10 दिन के अंदर एक फैसिलिटी डेवलप कर दी, जो हमारे सभी सेंटर्स, पूरे भारत भर में जो सभी सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो बहनें हमारा कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, उसमें बिल्स और वाउचर्स को स्कैन करके अपलोड करने की फैसिलिटी डेवलप कर दी। और भारत भर में अभी हमारी बहनें वो बिल्स वाउचर्स अपलोड कर रही है और हम साथ साथ में उसका ऑनलाइन ऑडिट करने का प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, जो थोड़े ही दिनों में तैयार हो जाएगा। यानी एक ऐसी सिचुएशन थी हमारे सामने कि 6300 यूनिट्स का ऑडिट हम कैसे कर सकेंगे अगर वही कन्वेंशनल रीति से चले तो। लेकिन हमने उस सिचुएशन को हमारे पर हावी नहीं होने दिया। हमने राजयोग की मदद से हमारा जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को काम में लेते हुए इस प्रॉब्लम को, कोरोना वायरस जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और ऑनलाइन ऑडिट का पूरा सिस्टम हम बना रहे हैं। तो हम चाहें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही मैं एक और उदाहरण दूंगा। अहमदाबाद में नवरंगपुरा एरिया में अपना ब्रह्मा कुमारीज का एक केंद्र है। जब वहाँ बिल्डिंग ली थी तो खरीदी थी, परचेज किया था, तो उस समय ये पता नहीं था कि उसके पास में ही एक स्लम है, क्योंकि उसके बाहर तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे और पीछे की तरह स्लम थी, तो हमको पता नहीं था और हमने बिल्डिंग फाइनल कर लिया। जब बिल्डिंग लेके हमने वहाँ सेवाएं शुरू की तो
जो स्लम के बच्चे थे उनके कारण से काफ़ी समस्याएं आने लगी। कहीं वो व्हीकल को कांच फोड़ देते थे, व्हीकल गंदा कर देते थे, गालियां देते थे, मतलब अनेक प्रकार की बातें थी, अनेक प्रकार की समस्या उससे आ रही थी। तो यही सोचते थे, अरे यहाँ तो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं और फिर इतनी समस्या आ रही है। अब जो वो पूरी सोसाइटी थी उन लोगों से सब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि बस हम भी कितने ही वर्षों से सोच रहे हैं कि इस स्लम को यहाँ से हटाने के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करें, सरकार को कहें कि इस स्लम को यहाँ से हटाया जाए। तो इस प्रकार से वो भी प्रयास कर रहे थे। हमने योग में बैठे, हमने राजयोग का प्रयोग किया। मेडिटेशन में हमें एक विशेष टचिंग हुई और हमने मीटिंग की। मीटिंग करके सेंटर पर जो भी 5-7 भाई बहन थे, सब ने मीटिंग करके डिसाइड किया कि क्यों नहीं ये जो स्लम के बच्चे हैं, इन स्लम के बच्चों का जीवन ही हम बदल देवे। तो ये स्लम है, इस स्लम को हम दिव्य नगरी बना देवे। ये सबको आइडिया बहुत अच्छा लगा और हमने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और हमने डिक्लेयर किया कि हम स्लम के सभी बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और अनाउंस किया तो 100-150 बच्चे रोज सेंटर पर आने लग गए 1.5-2 घंटे के लिए। और हमने उनके फिजिकल रखरखाव में चेंजेस किया, नाखून काटे, बाल बनाए, उनको नहाना सिखाया, सब कुछ हमने उनको अच्छी तरह से सिखाया। फिर उनको भाषण देना सिखाया, गीत गाना सिखाया। ऐसी ऐसी क्रिएटिव आदतें हम उनमें डालने लगे। तो जब वही बच्चे अपने घर जाते थे तो माँ बाप को आश्चर्य होता था, अरे ये इतना कैसे बदल गया। उनकी बोली चाली बदल गई, उनका रहन सहन बदलने लग गया। उनके माँ बाप भी सेंटर पर आने लगे और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सोसाइटी में से युवा भी आने लगे। पूरा ही वातावरण वहाँ का बदल गया। और जैसे ही ये सेवा का समाचार सब जगह गया ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, तो भारत में 25 जगह पर इस प्रकार से स्लम को दिव्य नगरी बनाने की सेवा शुरू हो गई। और देखिए, एक छोटा सा सेंटर, लेकिन इस प्रॉब्लम को जो अपॉर्चुनिटी में बदली, उस अपॉर्चुनिटी की हाइट्स कहाँ तक हो सकती है कि इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशंस ने पॉवर्टी इरिडिकेशन के रूप में स्वीकार किया कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम पॉवर्टी इरिडिकेशन का कार्य कर सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं वो सेंटर इंचार्ज बीके इशिता बेन को यूनाइटेड नेशंस ने इनवाइट किया। वो यूनाइटेड नेशंस में गए और 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। अब जो इतनी बड़ी समस्या थी, उस समस्या को ही देखने का नजरिया बदल गया, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आप सभी राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग बहुत सरल विधि है अपने आप को जानने की, अपना एटीट्यूड बदलने की, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की, खुद को सशक्त करने की, एम्पावर्ड करने की। और ब्रह्मा कुमारीज के सभी केंद्र पर ये अभ्यास कराया जाता है। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप YouTube पर राजयोग 7 डेज कोर्स करके सर्च करेंगे तो आपको हर भाषा में ये कोर्स की लिंक मिल जाएगी और आप घर बैठे परिवार सहित ये कोर्स कर सकेंगे। ये 7 डेज कोर्स होता है, अराउंड 1 आवर पर डे, और उसमें आपको पूरा ही बताया जाता है, आपके बारे में बताया जाता है, उस परम शक्ति के बारे में बताया जाता है, उस परम शक्ति से हम शक्ति कैसे ले उसके बारे में बताया जाता है, हमारे एटीट्यूड्स को हम पॉजिटिव कैसे करें उसके बारे में बताया जाता है, हमारे कर्मों को हम श्रेष्ठ कैसे बनावे उसके बारे में बताया जाता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते
राहें कहाँ बदलती है, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अच्छा, ओम शांति, फिर मिलेंगे। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युवकों निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी है, कृष्णा के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुफ्त करो, बदनाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो। जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो,
कहीं हो जीवन की शाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो।